हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज भारती और स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल से। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग एक, किस भाग में? भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है अनुच्छेद 1? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण संसद सामान्य बहुमत के माध्यम से करेगा। मतलब अगर संसद को नया राज्य बनाना हो तो इसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ सामान्य बहुमत चाहिए। बहुमत दो तीन प्रकार के विशेष बहुमत होता है, सामान्य बहुमत होता है। तो सिर्फ सामान्य बहुमत यानी कि 50% + 1 के माध्यम से संसद नया राज्य बना सकता है। ये अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि किसी राज्य के नाम में, क्षेत्रफल में या सीमा में बदलाव संसद सामान्य बहुमत के आधार पर कर सकता है। मतलब अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्रफल या सीमा में बदलाव कर सकता है, लेकिन संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। मतलब इस बिल को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा तथा संबंधित राज्य के विधानमंडल को सिफारिश के लिए भेजना होगा। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति व संसद विधानमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब अगर हमको राज्य के नाम में, क्षेत्रफल में या सीमा में बदलाव करना हो तो इसके लिए पहले हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा, मतलब राज्य संसद को। उसके बाद वो जिस राज्य के नाम, क्षेत्रफल या सीमा में बदलाव करना चाहता है उस राज्य के विधानमंडल के पास प्रस्ताव भेजेगा, उस सिफारिश मांगेगा, लेकिन उसके सिफारिश को मानने के लिए ये बाध्य नहीं है। ये अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अगर हम लोग नए राज्य का निर्माण करें या नाम, क्षेत्रफल या सीमा में बदलाव करें अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, तो इसके तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 कहता है। ये हो गया राज्य के बारे में, कैसे कैसे गठन करना, क्या करना। अब हम लोग चलते हैं कि राज्य के निर्माण करने के लिए कब किस समिति की गठन की गई थी और उनका क्या थी सिफारिश था। तो राज्य गठन संबंधित समितियाँ कौन कौन थी? तो पहला समिति 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषीय प्रांत आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1947 में। कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद। और उसका अध्यक्ष कौन था? एस.के. धर। ठीक है। जिसने भाषा के आधार पर राज्य गठित करने के बजाय, इन्होंने भाषा के गठन के आधार पर के बजाय क्या बोला कि प्रशासनिक आधार पर राज्य का बंटवारा करना चाहिए। ये किसने कहा था? एस.के. धर की अध्यक्षता में कहा गया था। दूसरा कमेटी 1948 में गठित किया गया था, उस कमेटी को कहते हैं JVP कमेटी। मतलब जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई थी। इन्होंने भी भाषा आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया या अस्वीकार कर दिया। इन्होंने भी कहा नहीं, भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। फिर एक घटना घटी थी भारतीय इतिहास में, वो क्या था कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषियों के द्वारा शुरू किए गए विरोध में, मतलब तेलुगु भाषी जो थे उन्होंने विरोध शुरू किया। क्या शुरू? पोट्टी रमालू द्वारा 56 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु होगी। मतलब मद्रास प्रांत में क्या हुआ, तेलुगु भाषियों ने भाषा के आधार पर राज्य निर्माण करने की मांग की और उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी और उसमें पोट्टू रमालू जो थे वो 56 दिनों तक अनशन पर बैठे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बहुत दंगे उंगे हुए। उसके बाद तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को कर दी थी। पहला राज्य कौन बना भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में, याद रखना है। उसके बाद 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसने अपना सुझाव 1955 में दिया। बना कब? 1953 में। अध्यक्ष कौन था? फजल अली। इन्होंने सुझाव कब दिया? 55 में। और कहा कि 16 राज्य व 3 राज्य क्षेत्र स्थापित
करने का मतलब उन्होंने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। इनके सुझाव के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 या 7वां संविधान संशोधन 1956 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया और इसके माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई, मतलब बनाया गया था। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था प्रांतीय आयोग, उसमें 2 सदस्य अन्य कौन कौन थे, तो हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर, ये 2 सदस्य भी शामिल थे उसमें। वही 7वां संविधान संशोधन के आधार पर ही उसमें क्या हुआ, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की भी बात की गई थी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही। ठीक है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री होता है, जबकि उपाध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रत्येक वर्ष बदलते रहते हैं। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। और उसका मुख्यालय भी देखना है तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है उसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। दूसरा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय चेन्नई। तीसरा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय कलकत्ता। चौथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय मुंबई। और अंतिम में मध्य क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय इलाहाबाद। इसका मुख्यालय याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किस दिशा में कौन सा प्रमुख शहर है। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो वहाँ पे दिल्ली जो है सबसे महत्वपूर्ण शहर हो जाता है। दक्षिणी में बात करें तो दक्षिण में सबसे अधिक चेन्नई हो जाता है। पूर्वी में कोलकाता हो जाता है। पश्चिम में मुंबई और मध्य बीच में इलाहाबाद जो है ये प्रसिद्ध शहर है। इसलिए इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं नागरिकता। तो नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नागरिकता हमारे देश में 26 नवंबर 1949 को लागू की गई थी और इसका जो आधार है 1955 में बना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बना, लेकिन इसे लागू 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया था। अनुच्छेद 11 में क्या कहता है, भारत की संसद नागरिकता से संबंधित बिंदुओं को अपने अनुसार निर्धारित करने की शक्ति रखती है और साधारण बहुमत से विधेयक पास कर कानून बना सकती है या संशोधन कर सकती है। मतलब अनुच्छेद 11 में कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित विधेयक बनाना या संशोधन करने के लिए सिर्फ सामान्य बहुमत चाहिए। सामान्य बहुमत मतलब 50% + 1, इतना चाहिए उसको नागरिकता से संबंधित संशोधन करने के लिए या नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर भारत के नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए। कितने तरीके, 5 तरीके से मतलब हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशी या सहजीकरण के आधार पर और 5वां है भूमि के अर्जन के आधार पर। चलिए एक करके थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं। तो पहला है जन्म के आधार पर, बाय बर्थ। तो कहता है अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके उपरांत किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत की भौगोलिक सीमा में पैदा हुआ हो और उसके माँ बाप मतलब माता पिता दोनों या पिता भारत का नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लिया हो और उसकी लेकिन 1 जुलाई 1987 से पूर्व भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जन्म लिया हो तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 1987 को या उसके पश्चात किंतु 3 दिसंबर 2004 से पूर्व भारत की भौगोलिक सीमा में पैदा हुआ हो, उसका माँ बाप में से किसी न किसी को भारत का नागरिक होना होगा। इसके बाद उस बच्चा को भारत का नागरिक माना जाएगा। और तीसरा कहता है अगर कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 या उसके पश्चात अब तक भारत में पैदा हुआ हो तथा उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो दूसरा गैर वैधानिक प्रवासी ना हो। मतलब एक भारत का नागरिक और दूसरा गैर वैधानिक प्रवासी ना हो तो वह भी बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी बच्चा भारत में जन्म लिया हो और उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह बच्चा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। दूसरा वंश परंपरा के आधार पर,
इसमें कहा गया है यदि कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 3 दिसंबर 2004 से पूर्व भारत से बाहर पैदा हुआ हो तथा उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह बच्चा भी वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक कहलाएगा। मतलब क्या कहा गया है कि अगर कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पूर्व भारत से बाहर पैदा हुआ हो और उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह बच्चा भी भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके पीछे 2 शर्तें हैं, क्या कि माँ बाप में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो पहला शर्त हो गया। दूसरा, 1 वर्ष के अंदर ही बच्चे के माँ बाप को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास कोई विदेशी पासपोर्ट नहीं है और वह भारतीय काउंसलिंग ऑफिस में उसके जन्म की पंजीकृत कराना होगा। बस शर्त क्या है कि माँ बाप में से किसी एक का भारत का नागरिक होना चाहिए और बच्चा के जन्म लेने के 1 वर्ष के अंतर माँ बाप को यह सुनिश्चित करना होगा, बताना होगा कि उसके बच्चे के पास या उसके पास कोई विदेशी पासपोर्ट नहीं है और भारतीय काउंसलिंग ऑफिस में जाकर उसको जन्म की पंजीकरण कराना होगा। यह है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता ग्रहण करने की शर्तें। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। इसमें कहता है यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विगत 7 वर्षों से, कितने वर्षों से, 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो वह पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो वह इस आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फिर कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर विगत 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो वह पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। देखिए, पहला शर्त क्या है कि वो भारतीय मूल का व्यक्ति होगा और 7 वर्षों से रह रहा होगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। और दूसरा में कहता है कि कोई भी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो भारतीय नागरिक से विवाह करता है और 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो इस आधार पर भी उसको नागरिकता दी जा सकती है। तीसरा शर्त उसमें है यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विगत 5 वर्षों से OCI ओवरसीज कार्ड, आई से सर बोल रहे हैं, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक हो तथा पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने हेतु तो आवेदन करने से पूर्व पिछले 1 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। मतलब OCI कार्ड धारक हो और जब 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो और जब वो अप्लाई कर रहा हो नागरिकता के लिए तो वो कम से कम पिछले 1 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो इस आधार पर भी उसको नागरिकता पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। चौथा है देशीकरण या सहजीकरण के आधार पर, यानी कि कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि 14 वर्षों में से 12 वर्ष भारत में रह रहा हो तो उसे देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, विदेशी व्यक्ति, अगर वो 14 वर्ष में से 12 वर्ष भारत में रह रहा हो तो उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। शर्त क्या है कि 14 वर्ष में 11 वर्ष कोई भी होना चाहिए, लेकिन जब वो अप्लाई कर रहा हो तो वो पिछले 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो। और दूसरा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की शर्तों को पूरा कर रहा हो, जो भी इसमें शर्त दिया गया है। अब 5वां जो है वो भूमि अर्जन के आधार पर। 5वां किस आधार पर है तो भूमि अर्जन के आधार पर। यदि कोई क्षेत्र भारत में आ जाता है तो वहाँ के व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। मतलब कोई भी क्षेत्र अगर भारत में आ जाएगा तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब नागरिकता, भारत के नागरिकता से विमुख होने के तरीके, मतलब भारत से नागरिकता के विमुख, मतलब नागरिकता समाप्त भी हो सकती है तो किस किस आधार पर? त्याग द्वारा। त्याग द्वारा मतलब हुआ कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता धारण करता है तथा यह घोषणा करता है कि वह भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस स्थिति में त्याग द्वारा वह भारतीय नागरिकता से विमुख हो सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि वो किसी और देश का नागरिकता ले लेता है और भारतीय नागरिकता के त्याग करता है तो इस आधार पर भारतीय नागरिकता से वो विमुख हो जाएगा। दूसरा है अंत द्वारा। अंत द्वारा, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिकता को धारण कर लेता है उस स्थिति में उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अंत द्वारा मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भारतीय नागरिक है जो किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है लेकिन वो बताता नहीं है तो इस आधार पर अगर सरकार को पता चल जाएगी तो वह अंत द्वारा नागरिकता उसका समाप्त हो जाएगा। तीसरा है वंचना द्वारा या छीन लेना। ये इस आधार पर भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो ये कब होगा? जब संविधान के प्रति अनिष्ट दिखाएगा, संविधान के प्रति जब वो अनादर का व्यवहार करेगा, अनिष्ट दिखाएगा तो उस प्रकार से उसकी नागरिकता छीन जा सकती है। जैसे इसके अंतर्गत के क्या है? युद्ध के समय शत्रु की सहायता
करने पर, मतलब अगर मान लीजिए भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो रहा हो और कोई नागरिक, भारतीय नागरिक उस देश का सहायता कर रहा हो तो इस आधार पर भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। गलत तरीके से नागरिकता हासिल करने पर भी समाप्त हो सकती है। और पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लेने के बाद 5 वर्षों के अंदर दूसरे देश द्वारा 2 वर्षों की सज़ा दिए जाने पर, मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और 5 वर्ष के अंदर ही कोई दूसरा देश उसे 2 वर्ष की सज़ा दे देता है तो इस आधार पर भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय महिला द्वारा विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है और लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहने पर भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को और नागरिकता को समाप्त किए हैं। कल से हम लोग मौलिक अधिकार को शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंचते रहे और इसकी जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।